नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो बहुत दिनों के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो हम इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा रेगुलर। मुझे पता है आप लोग मुझसे गुस्सा हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। एक तो तबीयत खराब हो जाता है, बीच में हो गया था। दूसरा इशू ये होता है कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, ये मेरा नहीं है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, जहाँ मुझे कुछ सैलरी आ जाता है, तो वहाँ पे मैं मुझे इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि ठीक है तुम अच्छा काम करो, बच्चों को प्रोवाइड करो वीडियो, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बट उसी में क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इतना दूर से आना, जब तक मैं अपना घर में वो सेटअप ना कर लूँ तब तक थोड़ा सा स्लो आएगा, ठीक है। जितना टाइम मिल पाता है उसी में रिकॉर्ड कर पाता हूँ, और बाकी तो आपको पता ही है टाइम लगता है। और ये चीज़ हो रहा है, बट वंस मेरा घर में ये सब हो जाए, वंस आई सेटअप स्मार्ट बोर्ड इन माई होम, तब फिर टेंशन नहीं है, दिन रात लग के जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। बट तब तक थोड़ा सा लेट होगा, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता। आप अपना पढ़ाई चालू रखो, और जो भी एमसीक्यू होता है वो तो मैं दे ही रहा हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। एंड जो भी है, अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए, बिना कोई डिले, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, सिंचन का नाम लेके चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। सिंचन से मेरा थोड़ा ऑब्सेशन है, आपका है कि नहीं मुझे पता नहीं। चलिए, तो इस पूरे चैप्टर में हम चार जो है पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। चार पॉइंट मतलब बहुत सारा थीम्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चार पॉइंट ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। बट इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। ग्रोथ ऑफ असमीज नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी एसोसिएशन एंड सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम बहुत सारा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रायत सभा, जोरहट सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इन डिटेल्स, कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, हिस्ट्री क्या रहा, आखिरकार क्यों ये सब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, लिटरेरी सोसाइटी कैसे आया, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, रोल ऑफ असम इन द नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम ये पढ़ने रहे कि आसाम का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। देखिए, आपने पिछला चैप्टर्स में पढ़ा होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आसाम का क्या रोल था उस मूवमेंट में, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बोरडोले, गोपीनाथ बोरडोले का जो मिनिस्ट्री है, मतलब क्या क्या कार्यकाल रहा, क्या काम रहा, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाला है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बोलूंगा। सम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस वगैरह फॉर्म हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन डिटेल्स पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, तो एकदम लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मौजा लगी वो, हंसा के मौजा लगी वो, चैप्टर टू बहुत भालो है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। पहला ही लाइन देखो, द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार टुक प्लेस इन 1825। याद करो, क्लास 9 में पढ़ा था, मुआमर रेबिलियन। फिर बाद में क्या होता है, बर्मिस लोग चांस ले लेते रहे, चांस ले लिया ना। तो बर्मिस ने जब चांस ले लिया तो क्या हुआ, बर्मिस ने अब आसाम को कैप्चर कर लिया था, सब कुछ चलाना शुरू कर दिया था। बस जोगेश्वर सिंह नाम का एक राजा बना दिया था, उसका नाम भी दिया था माने पोता राजा, ठीक है। तो उसको बना के रख दिया था, बट सारा कंट्रोल कौन कर रहा था, बर्मिस कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही बर्मिस टेरिटरी एक्सपांड करता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर हो जाता है कहीं ये मेरा भी ना ले ले, ठीक है। तो अब क्या होता है, दोनों का बीच में वार होना इनएविटेबल होता है। वो भी यहाँ से आया, ये भी यहाँ से, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या किया, जो बर्मिस लोग थे, ठीक है, उसे बर्मा से हटा दिया, ठीक है, उसे सॉरी असम से हटा दिया। उसे पहले असम से हटाया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, बोला चल असम से निकल, हो गया तेरा, बहुत हो गया, ठीक है। यहाँ ज्यादा टेरिटरी, बहुत लालच है ना तुम लोग को, पहले असम से निकाला, फिर उसी का जगह चला गया, म्यांमार चला गया, यानी बर्मा चला गया, ठीक है। आज उसे हम म्यांमार बुलाते, पहले बर्मा। तो वहां चला गया, वहां से भी क्या हुआ, उसको ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला था, ठीक है। जब तक वो टाउन में पहुंच गया, यंडाबू टाउन में पहुंच गया, तो वहां का जो राजा है, बर्मिस का जो राजा था, बर्मा का जो राजा था, वो डर गया। अरे ये कहीं पूरा बर्मा ना ले ले, असम से भी हमें हटा दिया, अब यहाँ पर म्यांमार लोगों ने, उसको अब डर हो गया कि अब बर्मा भी ले लेगा क्या। तो वो थोड़ा समझदारी करता है, बोलता है कि चलो जितना गया सो गया, इनसे अब समझदारी कर लेते हैं, सब थोड़ा सा एक समझौता कर लेते हैं। तो एक ट्रीटी साइन हुआ दोनों का बीच में। वो बर्मिस राजा एकदम घबराए हुआ आता है, रबा रबा रबा, अब भूत लोला रबा, बुझा को केस्टू, तो दोनों का बीच में फिर समझौता हुआ। तो बाद में उस समझौता में, ठीक है, तो उसी समझौता का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। उसमें दोनों का बीच में आपने पढ़ा होगा, मणिपुर बोल दिया कि ये सब आसाम वगैरह अब तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो वो सब ट्रीटी वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो इसी ट्रीटी से क्या हुआ था, जो साइन हुआ था 24 फरवरी 1826, कंप्लीट कंट्रोल अब किसके हाथ में आ गया था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। पहले किसके हाथ में था, आहूम के बाद आहूम, फिर मुआमरिया, सब कॉन्फ्लिक्ट आपने पढ़ा होगा। फिर
बर्मिस के हाथ में आया, ठीक है। बर्मिस के बाद अब फाइनली किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अब असम को फाइनली रूल करने लगा। कब से, 24 फरवरी 1826 ऑफिशियली अब रूल करने लगा, ठीक है। इट रिजल्टेड इन द पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ असम बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। द पीरियड फ्रॉम 1826 टू 1858 इज नोन एज कंपनी राज इन असम। तो अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगता है असम में। कब से कब तक रूल किया बेटा, देखो 1826 से 1858 तक असम में पूरा रूल करते रहा। ट्रीटी ऑफ यान्डाबू साइन होने से लेके 1858 तक, ठीक है। 1858 तक क्यों, उसके बाद क्या हुआ अभी बताता हूँ, ठीक है। और ये फाइनली क्या होता है, असम को जो पॉलिटिकल सारा चीज चलाना कौन शुरू करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन द बेसिस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। अब क्या होता है, देखो 1858 में क्या होता है, 1857 में क्या होता है, सिपोई म्यूटिनी, याद है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पढ़ा होगा आपने पहले। उसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पहला बार ऐसा होता है ना कि मतलब डरना शुरू हो जाता है, एक मतलब कबाया तो था, ठीक है, भय खैर इसलिए ब्रिटिश ब्रिटिश को डर डर लगने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो सीधा बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी तेरा वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे उसका कंट्रोल, ये तो ट्रेडिंग कंपनी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो अब धीरे धीरे पहले से ही मतलब क्या कर रहा था ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कंट्रोल धीरे धीरे लेना शुरू किया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी लाया था, उसमें उसका मोनोपोली वगैरह वो भी कर दिया था, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर रहा था, कंट्रोल पहले से ही खत्म करने का, पूरा खत्म कर ही रहा था, पहले से ही खत्म कर रहा था। अराउंड 1773 से ही धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो खत्म कर रहा था, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जैसे ही सिपोई म्यूटिनी आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चांस मिल गया। अब बोला तुमको, हम अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला तुम्हारा रहते हुए ये सब हो गया, वार वगैरह हो गया, अब निकलो, अब निकलो यहाँ से, अब हो गया तेरा, बहुत दिन राज किया, हो गया, अब तू संभाल भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तेरा वजह से सब ये सब हुआ है, वार वगैरह, उस पर ब्लेम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर इस कंट्रोल किसका हाथ में आ गया, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्वीन वहां से अनाउंस कर दिया, क्वीन वहां से अनाउंस कर दिया अब हम भारत पे राज करेंगे, ठीक है, अब हम भारत पे डायरेक्ट रूल करेंगे, ठीक है। अब क्वीन धीरे धीरे, अब पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या करने लगा, इंडिया को रूल करने लगा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था, इसलिए 1826 से 1858 क्या कहा गया है, कंपनी राज कहा गया है, ठीक है। तो क्वीन ने 1858 में फाइनली डिक्लेयर किया आफ्टर द सिपोई म्यूटिनी कि इनसे अब नहीं होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, अब कौन संभालेंगे, अब हम संभालेंगे इंडिया को। क्या संभाला होता आप लोगों ने देखा ना, कितना अच्छा संभाला हमें। द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ असम लेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीजन। देखिए पहले असम का जो था इकोनॉमिक जो हो रहा था सब कुछ अलग हो रहा था, पॉलिटिकल में भी देखिए बोरफुकन, बोरबुरा, सब जो पोस्ट वगैरह था, जो मिनिस्टर्स का, वो कंप्लीटली डिफरेंट था, अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और अलग सिस्टम से काम हो रहा था, उनका एक अलग सिस्टम से काम हो रहा था, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आते ही देखिए सिविल सर्वेंट्स वगैरह, ठीक है, नाम वगैरह भी कुछ हाई फाई देना शुरू हो गया, ये कमांडर इन चीफ, ये सब आपको नाम, अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स आना शुरू हो गया, अब अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। असम में एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हम लोग कंप्लीटली ट्रेडिशनली अपना स्टाइल से कर रहे थे, अब ब्रिटिश आए तो वो अपना ही करेगा ना, ठीक है। तो वो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी टैक्स का सिस्टम चेंज कर दिया, जैसे अहुम का होता था उनका अलग होता था, ब्रिटिश ने अब क्या कर दिया, इकोनॉमिक अपना हिसाब से करने लगा, सब कुछ टैक्स कलेक्शन वगैरह उनका अलग हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ असम लेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीजन, मतलब वो अपना तरफ से क्या करने लगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस करने लगा। पहले जो अहुम कर रहा था वो ट्रेडिशनल था, वो उनका था, अब ब्रिटिश आया, मान लो कर रहा था, उनका तो पता ही था, ठीक है। मान लो का लगा, बोला कि हम रूल करेंगे ना, अब हम डिसाइड करेंगे कैसा कैसा इकोनॉमिक होगा, कैसे कैसे पॉलिटिकल रन करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अब हम डिसाइड करेंगे, अब सिविल सर्वेंट्स का टाइम आ गया, ऐसा अब ब्रिटिश करने लगा था, ठीक है, ये चेंज करने लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है डुअल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इंग्लिश एजुकेशन आने के बाद क्या होता है बेटा, उसका डुअल इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, क्योंकि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, याद कीजिएगा चार्टर एक्ट वगैरह में इंग्लिश एजुकेशन लाने का कोशिश किया था, राइट, इंग्लिश एजुकेशन लाया भी था, स्कूल्स वगैरह भी स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये इंग्लिश एजुकेशन लाने से बेटा क्या हुआ था, दो इम्पैक्ट हुआ था, देयर वर टू इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। अभी हम वो पढ़ेंगे कि आखिरकार ये डुअल इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। डुअल इम्पैक्ट ये था, पहला, ऑन वन हैंड इट हेल्प द एजुकेटेड इंडिजिनियस क्लास टू क्रिटिकली क्वेश्चन देयर ट्रेडिशन। अब क्या होता है, देखिए जो लोग स्कूल्स वगैरह जाने लगे, जो लोग कॉलेजेस वगैरह जाने लगे, वो लोग को पता चलने लगा, अरे ये सती वगैरह तो खराब है, ये सब तो बहुत खराब ट्रेडिशन हो रहा है हमारा जो समाज में है, ये जो भूत पिशाच ये सब निकट ना के, ये सब जो झाड़ फूक घूम 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 स्वाहा ये सब जो चल रहा है, ये सब जो विच क्राफ्ट डायना, ये सब जो डायना प्रथा वगैरह चल रही है, ये सब तो बहुत खराब है। ये जो विच क्राफ्ट, ये तो हमें उल्लू बनाया जा रहा था इतना देर, कभी भी बीमार होता तो हम बोलते डाइन ने किया है, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अरे ये तो डिजीज का वजह से, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम पंडित के पास चले जाते थे। तो ये सब जो ट्रेडिशन वगैरह, वो जो ओल्ड ट्रेडिशन हमारा चल रहा था, वो हमें जब हम किताब पढ़ने लगे, हाँ, तब हमें रियलाइज हुआ कि ये सब जो ट्रेडिशन है वो बुरा है। एक तो एक ही अच्छा ही हुआ, ये तो हम गुड साइड ही बोलेगा कि एक इम्पैक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छा कि जो ओल्ड प्रैक्टिस, जो खराब ट्रेडिशन थे वो
खत्म होने लगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ बेटा, ऑन द अदर हैंड इट फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेयरनेस। अब क्या हुआ, दूसरा साइड में क्या हुआ, नेशनल अवेयरनेस होने लगा। अब देखिए ब्रिटिश ने अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा, ठीक है। अब जो लोग स्कूल कॉलेजेस जा रहे थे वो जैसे इंग्लिश बुक पढ़े थे, ये तो फ्रीडम है, ये तो जस्टिस है, मतलब ये तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक्सप्लॉइटेशन किया था, ब्रिटिश को हटाया था, ठीक है। कि हम हमसे ही हमारा टैक्स ले रहे हैं, जस्टिस का बात बोलते हैं बाहर, मतलब बाहर में बोलते हैं जस्टिस का बात बोलते हैं, और हमसे तो इतना टैक्स ले रहे हैं, मतलब हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है ना, हमारे साथ हमारा तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जब वो कोई स्कूल कॉलेजेस वगैरह पढ़ने लगे, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ने लगे, तब ये पढ़े लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, तब इन्हें रियलाइज हुआ हमें तो लिबर्टी फ्रीडम का अधिकार है, हमारा तो फ्रीडम जीने का अधिकार है, तो भगवान ने राइट दिया, इन्हीं का बुक में लिखा है, तो फिर ये हमारे साथ क्यों ऐसा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो इसका डुअल इंपैक्ट हुआ। एक तो अच्छा हुआ कि हमारा जो पुराना ट्रेडिशन हमने क्रिटिसाइज किया उसे हटाया, भी चेंज भी किया, ठीक है, राजा राम मोहन राय याद करो। दूसरा क्या हुआ, हमारे अंदर एक नेशनल अवेयरनेस आने लगा। तो यही डुअल इंपैक्ट, याद रखना, इससे दो यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैं दूंगा भी, ठीक है। तो यहाँ से दो आ गया डुअल इंपैक्ट। एक, हम अपना जो पुराना ट्रेडिशन थे, जो भी लोग करने लगे, सब डायन पथे सब खराब है, लोग रियलाइज किया हाँ ये सब नहीं होना चाहिए। आप भी जब मोरल साइंस बुक पढ़ते हो तो बोलते हो ना हाँ ये सब नहीं होना चाहिए, आप फिर पेरेंट्स को बोलते हो अरे माँ की ये विश्वास करे, क्या विश्वास करते हो ये सब, ये भूत वगैरह ये सब, तो मम्मी बोलते हैं चुप रहो, ज्यादा मुझे मत सिखाओ, ठीक है। बट वहां पे भी इंडियन में ये चीज आने लगा, इसलिए धीरे धीरे हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था खराब था वो हटने लगा। दूसरा क्या था, ऑन द अदर हैंड इट फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेयरनेस, जो मैंने कहा बुक्स पढ़ने लगा तो याद रखना, अरे जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी, ये इक्वलिटी का बात बोलते हैं और हमें तो हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, ठीक है, हमें जीने का भी कहाँ क्या चल रहा है, हमें हमारी डिग्निटी भी कुछ रेस्पेक्ट भी हमें नहीं करते, जो भी बोल देते हैं, बट इनका बुक में लिखा है डिग्निटी होना चाहिए। तो अब लोगों में क्या हुआ, नेशनल अवेयरनेस आने लगा, इनको फील होने लगा, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा, हाँ अमेरिका भी किस तरह ब्रिटिश को खदेड़ा था, ठीक है। तो अब इनको खदेड़ना जरूरी है, अब लोगों में एक नेशनल अवेयरनेस आया कि इंडिया तो हमारा है, ये तो हमारा देश है, फिर यहाँ पे क्यों रूल करे, जैसे अमेरिका खदेड़ा था हमने भी खदेड़ेंगे। अब लोग में भी एक नेशनल अवेयरनेस आना शुरू हो गया था, ठीक है। लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट colonial dominance began to stir the people of Assam। अब क्या हो रहा है, जैसे अलग अलग जगह पे, महाराष्ट्र में ही हो गया, बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, लोगों में अपना अपना एक गुस्सा आ रहा था ना कि ब्रिटिश को हटाना है, ब्रिटिश को हटाना है। हर इंडिया का हर एक स्टेट में वो गुस्सा आ रहा था, हर एक रीजन में गुस्सा आ रहा था, ब्रिटिश को हटाना है। सबको रियलाइज हो रहा था स्कूल जा जाके, हाँ ये तो हमारा डोमिनेंस करे, ये तो हमारा पेट पिटाई करे, हमें पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब उनको रियलाइज हो चुका था ये चीज कि हाँ अब तो इनको हटाना है। हर एक रीजन में, इंडिया का हर एक पार्ट में लोगों को रियलाइज हो चुका था, लोगों को पता चल गया था, इनका पर्दाफाश हो चुका था, इन्होंने अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा। बुक्स नहीं लाते, इंग्लिश बुक नहीं लाते तो ये सब नहीं होता, बट उनका बुक में खुद लिखा और वो खुद उल्टा कर रहे थे। तो अब लोगों को रियलाइज किया ये तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और अब इंडिया का हर एक रीजन से ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से आसाम में भी शुरू हो गया, आसाम में भी लोगों को रियलाइज, जो आसाम से लोग एजुकेटेड, जो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ने लगे, उनको भी ये रियलाइज हो गया कि ये हमारा डोमिनेशन कर रहे हैं, इनको हटाना जरूरी है, या काटो लगी वो ब्रिटिश वो लगी वो, ठीक है। अब लोगों के अंदर एक क्या आता है, नेशनल अवेयरनेस आता है। जैसे आपको एग्जाम में अभी 100 लाना है, आपके अंदर भी वो अब आना चाहिए जोश, ठीक है, इनके अंदर आ गया था। ग्रेजुअली द वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फाउंड एक्सप्रेशन इन द राइटिंग ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द टाइम, अरोजिंग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द रीजन। अब क्या हो रहा था, आसाम में नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हो रहा था, ठीक है। इनको निकालना, ये हमारा डोमिनेंस कर रहा है, ब्रिटिश हमारा डोमिनेंस कर रहा है, इनको निकालना पड़ेगा। बहुत लोग लिखना शुरू कर दिया, हाँ ब्रिटिश हमारा ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स, इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, हमारा आसाम है, ये हमारा जगह है। लोगों के अंदर अब क्या हो रहा था, नेशनलिज्म का फीलिंग है, गुस्सा से आ रहा था, ये तो ब्रिटिश हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन, अब इनको निकालना ही है। अब लोगों के अंदर देशभक्ति, लोगों के अंदर आसामीज नेशनलिज्म का फीलिंग जो है अब धीरे धीरे जागने लगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। सेवरल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वे फॉर्म टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल। तो क्या था, बहुत ज्यादा अब क्या होने लगा, क्योंकि लोगों के अंदर फीलिंग आने लगा ना कि अब ब्रिटिश को तो हटाना है, ब्रिटिश को हटाने के लिए अब सीधा थोड़ी ना चले जाओगे, पहले ग्रुप बनाओगे, ठीक है। तो अब अलग अलग ग्रुप्स बनने लगा, अलग अलग रीजन में आसाम का, कि हाँ ये ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा, डिसाइड करने लगा, सब मिलकर डिसाइड करने लगे कि कैसे ब्रिटिश को फेंकना है आसाम से। अब आप खुद चले जाओगे, हाँ वो पिटिंग वो पिटिंग, अकेले जाओगे तो ब्रिटिश का आपको पिटेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी, तो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिसाइड करते थे कैसे हमारा स्टेप होगा, बुक्स वगैरह लिखना, ये सब कुछ कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगा, ब्रिटिश को कैसे निकालेंगे, ठीक है, विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह फॉर्म हुआ, वहां पे डिसाइड होता था कैसे ब्रिटिश वगैरह को हटाना है, उसके अंदर डिस्कस होता था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और वहां पे ये भी बताया जाता था कि आम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो सब भी डिस्कस करता था, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ तक आज हम खत्म करेंगे। आज बस एक छोटा सा स्टार्टिंग किया हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, देखता हूँ कि किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ समझ में ना आया हो, या आज मैं ज्यादा फंस गया हूँ, या फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे जरूर बताना। ये क्वेश्चन 1,
ये क्वेश्चन 2, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। ये क्वेश्चन 3, ठीक है, ये क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 5, स्क्रीनशॉट मारते जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन 6। तो आज आपके लिए 6 क्वेश्चंस जो है मैंने रेडी किया है। यहाँ से आने का चांसेस है। ट्रीटी ऑफ यानागो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या डुअल इम्पैक्ट रहा ये सब मैंने आपको इन अ नटशेल सब कुछ बता दिया है। तो आज के लिए यहाँ ही खत्म करते हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं चाहे ज़्यादा फास्ट किया या क्या हो रहा है, आपको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आप मुझे बताओगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना एंड मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, मैं ब्रिटिश थोड़ी ना हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड नाइट। अब पढ़ना शुरू करो।